नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आगे बढ़ते हैं। देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रेलवे भी इस मुहिम में तेजी से जुट गई है। आज एक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। वहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ रवाना की गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लखनऊ पहुंचने के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में आसानी होगी। ऑक्सीजन लेकर ट्रेन के लखनऊ पहुंचने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु निरंतर कदम उठा रही है। इसी क्रम में भारतीय रेल द्वारा बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य पहुंच गई है। इससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्डों के वितरण का शुभारंभ करेंगे। स्वामित्व संपत्ति कार्ड योजना का मकसद गांव की जमीन की वैज्ञानिक तरीके से पैमाइश करवाकर लोगों को उनका मालिकाना हक दिलवाना है। जमीन की पैमाइश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। इस योजना के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान के 5000 से ज्यादा गांवों के 4,09,000 लोगों को ई संपत्ति कार्ड देंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। बिहार के वैशाली से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक मोटरसाइकिल और बस के बीच सीधी टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल सवार रफ्तार तेज होने की वजह से बेकाबू हो गया और वो सीधा एक बस से जा टकराया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक भीड़भाड़ वाली सड़क से गुजरते नजर आए। तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल भी वहां पहुंची, लेकिन अचानक वो बेकाबू हो गई और फिसलते हुए सामने से आ रही बस से जा टकराई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बस के अगले हिस्से में घुस गई। हालांकि मोटरसाइकिल सवार की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि बस की रफ्तार धीमी थी और ड्राइवर ने उसे तुरंत रोक लिया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार को मामूली चोटें ही आई और उसकी जान बच गई। हालांकि उसकी मोटरसाइकिल को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि बस का अगला शीशा भी चकनाचूर हो गया। सोनू सूद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अभिनेता सोनू सूद कोरोना से ठीक हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्टील कंपनियों ने ऑक्सीजन मुहैया करवाने के लिए अभियान तेज कर दिया, ताकि मरीजों को जल्द मदद मिल सके। इनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन और इंजेक्शन देने में भेदभाव कर रही है। उसका कहना है कि गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन और दवा दी जा रही है, जबकि राजस्थान को जरूरत के मुताबिक ये चीजें नहीं मिल पा रही। अचानक ऑक्सीजन राजस्थान की कम कर दी। केंद्र ने ऑक्सीजन मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया। दिल्ली पुलिस के जवान कोरोना संकट में भी अपना फर्ज लगातार निभा रहे हैं। हालांकि उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस महीने अब तक दिल्ली पुलिस के 1500 से ज्यादा जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक बीजेपी समर्थक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। इसके बाद बीजेपी ने उसकी हत्या की आशंका जताई। ये सीधा दिख रहा है कि इसको हत्या कर दिया गया है। कोरोना की नई लहर से जूझ रहे देशवासियों को बचाने के लिए सेना ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि संकट की इस घड़ी में ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करने के लिए वायुसेना ने ऑक्सीजन टैंकरों को देश भर में पहुंचाने का काम तेज कर दिया है, जिसके लिए वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 विमानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सेना ने 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जर्मनी से मंगवाए हैं, जबकि खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में सेना के बेस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेडों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। इसके अलावा सेना के जवानों को कोरोना से बचाने के लिए कई जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक
सेना ने हेडक्वार्टर में कर्मचारियों की संख्या को 50 से घटाकर 15% करने को कहा है, जबकि 5 मई तक सभी बैठकों को रद्द कर दिया गया है और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठकों के करने की हिदायत दी गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी की एक जनसभा से पहले जमकर हिंसा हुई, जिसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया गया। वहां बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो को बाराबनी विधानसभा सीट पर खड़े पार्टी उम्मीदवार अरिजीत रॉय के लिए प्रचार के लिए पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही वहां कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही कुछ मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। खबर है कि वहां बम भी फेंके गए, जिससे हालात पूरी तरह बिगड़ गए। इस हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। फिर तो बीजेपी उम्मीदवार अरिजीत रॉय से भी रहा नहीं गया। वो भी अपने समर्थकों के साथ उन लोगों के सामने जाने लगे जो ये बवाल कर रहे थे, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके समर्थकों ने उनका हाथ पकड़ लिया ताकि इस मारपीट में उन्हें चोट न पहुंचे। इस दौरान वहां एक पुलिस वाला भी नजर आया जो बीजेपी नेता को समझाने की कोशिश कर रहा था। इस हंगामे के बीच शुवेंदु अधिकारी और बाबुल सुप्रियो का काफिला वहां पहुंचा। उनके वहां पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर पहुंच गया। वो उन्हें घटना की जानकारी देने के साथ ही नारे लगाने लगे। बाद में पुलिस वहां पहुंची और इस हंगामे को शांत कराया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने वहां जनसभा कर पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। गृह मंत्री अमित शाह ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों पर समीक्षा बैठक की और सभी राज्यों को ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें सभी राज्यों को ये निर्देश दिया गया कि वो ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की सूची तैयार करें और ऑक्सीजन लाने ले जाने की पूरी व्यवस्था करें। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों को बंद हो चुकी कंपनियों को फिर से शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। यही नहीं, देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म करने के लिए केंद्र सरकार सिंगापुर और यूएई से ऑक्सीजन ले जाने के लिए उच्च क्षमता वाले टैंकर आयात करने के लिए बातचीत कर रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत ने लोगों को छक्का छुड़ा दिया। वहीं कई शहरों में ऑक्सीजन प्लांट पर सिलेंडर होने के लिए होड़ मच गई, जिसकी एक तस्वीर भोपाल से भी सामने आई, जहां भेल कंपनी के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऑक्सीजन के लिए लोगों की भीड़ इस कदर जुटी दिखी मानो किसी मंदिर के बाहर लंगर लगा हो। बीएचईएल के सामने ये लंबी गाड़ियों की कतार, होम क्वारंटाइन के लिए 1 सिलेंडर और जो अस्पताल है उनके लिए अधिकतम 10 सिलेंडर मिल रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग अस्पतालों के कर्मचारी अपनी बारी के इंतजार में वहाँ खड़े रहे। कई लोग ऐसे भी मिले जो आधी रात को वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन आधे से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला। कुछ इंतजार करते करते अपनी गाड़ियों के पास वहीं फुटपाथ पर ही लेट गए। आप कब से आए? सर रात की 12 बजे से। कितने सिलेंडर लेके आए? सर 4। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली एक एजेंसी के बाहर भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले। सिलेंडरों को भरकर उन्हें गाड़ियों में रखा जाने लगा। एजेंसी के बाहर पुलिस पहरा देने के लिए बैठ गई। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों पर पुलिस वालों की नजर रही। हर किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लोग लाइन लगाकर कड़ी धूप में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। ऑक्सीजन आपूर्ति कराते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराई जा रही है, ताकि सुरक्षित ऑक्सीजन आपूर्ति जो है अस्पतालों को मिल सके। ऑक्सीजन की कमी से हो रही परेशानी से देश की राजधानी दिल्ली में भी हाहाकार मच गया। बड़ी तादाद में लोग ऑक्सीजन लेने के लिए कैलाश पार्क इलाके में मौजूद एक एजेंसी पर पहुंच गए। हर किसी को जल्दी थी अपने मरीज की जान बचाने की। सौभाग्य की एक बात यह है कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन बनाने वाली फैक्ट्रियों से अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। इसलिए संकट बना हुआ है। ऑक्सीजन को प्लांट से अस्पताल और डिस्ट्रीब्यूटर तक टैंकों के जरिए पहुंचाया जाता है। उसमें वक्त भी लगता है और डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन के टैंकर भी कम है। इसी चुनौती से निपटने के लिए अब ट्रेन और वायुसेना के विमानों के जरिए भी ऑक्सीजन के टैंकर ढोए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ पश्चिम से बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वो बीते 7 दिनों से वेंटिलेटर पर थे और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीजेपी विधायक ने 76 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सुरेश श्रीवास्तव के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया। बताया गया कि सुरेश श्रीवास्तव करीब 15 दिन पहले कोरोना की चपेट में आए थे। कोरोना
के कहर में मोदी सरकार ने गरीबों की मदद के लिए बड़ा फैसला किया। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि केंद्र गरीबों को 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त देगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाली मदद का फायदा 80 करोड़ लोगों को होगा। मुफ्त अनाज की ये योजना अगले 2 महीने यानी मई और जून के लिए है, जिस पर मोदी सरकार 26,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में मदद के तौर पर अनाज ही सख्त जरूरत है। पिछले साल भी पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों की मदद की गई थी। जापान में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। जापान के टोक्यो और ओसाका में कोरोना का नया रूप सामने आया, जिसके बाद वहां इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना का दूसरा टीका लगवाया। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद आईटीओ के पास गाड़ियों की काफी भीड़ नजर आई। दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, साथ ही उनके पास से 13 इंजेक्शन भी बरामद करने का दावा किया गया। बंगाल में बाकी बचे 2 चरणों की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने राज्य में सरकार बनने पर फ्री वैक्सीन देने का वादा किया। इसकी जानकारी ट्वीट कर बीजेपी की ओर से दी गई, मगर बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी ने बीजेपी के इस वादे को जुमला करार दिया। 2 phases to go in Bengal, and remember what BJP did in Bihar? They announced during the elections free vaccines. Nothing happened. Elections finished, they forgot. इटली की राजधानी रोम में विमान कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारी नौकरी पर मंडराते खतरे को देखते हुए सड़कों पर उतर आए। अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए पायलट समेत दूसरे कर्मचारियों ने रोम के लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। और आर्थिक तंगी से जूझ रही इटली की मुख्य एयरलाइन आलितालिया के कर्मचारी तो उसका ताबूत लेकर ही वहां पहुंच गए। एयरपोर्ट की बिल्डिंग के बाहर बैनर, पोस्टर और प्ले कार्ड थामे कर्मचारियों ने सीटियां और ढपली बजा बजा कर खूब शोर मचाया। प्रदर्शनकारियों ने विमान कंपनियों को मदद देने की मांग की, साथ ही उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। persone competenti a gestire questa azienda. वहां से सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी एयरपोर्ट के कॉरिडोर में जुलूस निकालते भी दिखाई दिए। बताया गया कि 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन की वजह से करीब 40 विमानों को रद्द करना पड़ा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में पुलिस की गोली से मौत के घाट उतरने वाले अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक के लिए इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी है। बताया गया कि पुलिस 2 दिन पहले 42 साल के उस आदमी को एक ड्रग केस में गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन तभी वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा और इसी गहमा-गहमी में हुए गोलीकांड में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों के मन में गुस्से का गुब्बार फूट पड़ा। वो एक बार फिर सड़कों पर उतरे और सवाल उठाने लगे कि पुलिस को अगर किसी संदिग्ध या आरोपी पर काबू ही पाना होता है तो वो सीधा गोलियां ही क्यों बरसा देती हैं। प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर अफ्रीकी मूल के नागरिक की मौत पर दुख भी दिखा और दहशत भी। दहशत इस बात की कि जब रक्षा करने वाली पुलिस ही हत्यारी बन जाएगी तो उससे उन्हें कौन बचाएगा। No justice. No peace. No justice. No peace. लोगों ने गोलीकांड का वीडियो जारी करने की मांग उठाई और इलाके में काफी लंबा मार्च निकालने के बाद वो बीच सड़क पर धरने पर भी बैठ गए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों और पुलिस के बीच एक बार फिर जोरदार झड़प हो गई। वहां पाबंदियों के बीच ये लोग रमजान के महीने में इबादत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी सुरक्षा बल के कुछ जवान वहां पहुंचे और एक जगह जमा हुए लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए वो इलाका रण क्षेत्र में बदल गया। जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बेहोश करने वाले बम फेंकने शुरू कर दिए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद जवानों ने भी हंगामा कर रहे लोगों पर सख्ती बरती, लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो अड़ गए, लेकिन कई लोग कार्रवाई से बचने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए। इतनी सख्ती के बावजूद बहुत से ऐसे लोग थे जो फिलिस्तीनियों के लिए पवित्र माने जाने वाले उस इलाके के पास जमे रहे। इसके बाद वहां घुड़सवार दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया और उस इलाके को खाली करवाने के लिए मार्च निकाला। इस बीच जवानों ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। बताया गया कि इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। बताया गया ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी।
जिसने कुछ मिनटों में पूरी फैक्ट्री को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें आग की लपटें धुएं के साथ फैक्ट्री की खिड़कियों से निकलती हुई दिखाई दी। ये देख बाजार में अफरा तफरी मच गई और कुछ ही देर में वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। दमकल कर्मियों ने सड़क से ही फैक्ट्री पर पानी की बौछार की, लेकिन फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक की वजह से आग लगातार बढ़ती चली गई, जिसके बाद वहां पर दमकल की कुछ और गाड़ियों को बुलाना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि दमकल विभाग की लेट लतीफी की वजह से आग बेकाबू हुई। आधा पानी लेकर आई है केवल गाड़ी, आधा पानी, और अभी तक इंतजार कर रहे हैं। बताओ कोई तरीका है ये? बीच बाजार मौजूद इस फैक्ट्री में लगी आग की वजह से काफी देर के लिए वहां पर ट्रैफिक को भी रोकना पड़ा और आसपास की इमारतों को भी एहतियातन खाली करवाया गया। दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है। केस कम होने की जगह लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस मिले हैं और इस महामारी की चपेट में आने से 64 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह बीमारी से पूरे राज्य में अब तक 3400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अकेले वहां 3000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। जोधपुर में 1700 से ज्यादा, कोटा में 1051, उदयपुर में 923, अजमेर में 601 और बीकानेर में 612 कोरोना केस सामने आए हैं। आपको बता दें, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 1,17,000 के पार पहुंच चुके हैं। देश भर में बेकाबू हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर से जूझने के दौरान उम्मीद की किरण दिखी है। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि दवा कंपनी ज़ायडस को कोरोना के इलाज में विरफिन दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी, जिसका इस्तेमाल कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज में किया जा सकेगा। ज़ायडस का दावा है कि ये दवा 91% मरीजों पर असरदार साबित हुई है और इसके जरिए इलाज करने से 7 दिन में ही RT-PCR टेस्ट नेगेटिव हो गया। यही नहीं, इसकी वजह से ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो जाती है। मध्य प्रदेश सरकार गुजरात से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी। इंदौर एयरपोर्ट से वायुसेना के विमान C-17 ग्लोब मास्टर ने ऑक्सीजन टैंकरों के साथ उड़ान भरी। इन टैंकरों में गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन भरकर लाई जाएगी। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वहां जन अनुशासन पखवाड़े को 25 अप्रैल से 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। इस दौरान नई पाबंदियां भी लागू रहेंगी, जिसके लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। नए आदेश के तहत किराने की दुकानें, मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खुलेंगी, जबकि दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा एक से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना से जुड़े महकमों को छोड़कर सभी ऑफिस बंद रहेंगे। ग्रीस में कोरोना काल में ऐसा संकट पैदा हुआ कि वहां स्वास्थ्यकर्मी और पुलिस जैसे कोरोना योद्धा ही आमने सामने आ गए। असल में ग्रीस में कई तरह की पाबंदियां लागू होने के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में दम तोड़ती स्वास्थ्य सेवा की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य मंत्री से मिलने निकल पड़े, लेकिन इससे पहले कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो पाते, पुलिस दरवाजे पर ही तनकर खड़ी हो गई और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का पहरा देखकर तो स्वास्थ्यकर्मी अपना आपा खो बैठे और पुलिस से जा भिड़े। दोनों तरफ से कोई भी कदम पीछे खींचने को तैयार ही नहीं दिखा, लेकिन जब पुलिस के तेवर नरम नहीं पड़े तो स्वास्थ्यकर्मियों को निराश होकर लौटना पड़ा। हालांकि इससे पहले वो पूरी तैयारी करके गाजे बाजे के साथ स्वास्थ्य मंत्री से मिलने निकले थे। तस्वीरों में सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी एथेंस की सड़कों पर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालते नजर आए। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उन्होंने मेडिकल स्टाफ भर्ती करने की मांग तो उठाई ही, साथ ही ये आरोप भी लगाया कि उनके अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड तक नहीं बचे हैं। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो महामारी और विकराल रूप ले लेगी। बिहार के कटिहार से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक पावर हाउस में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। पावर हाउस के एक हिस्से से सुलगी ये आग धीरे धीरे बढ़ती चली गई और कुछ ही देर में उसने पावर हाउस के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग देखकर वहां से गुजर रहे लोग वहीं रुक गए। डर इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि पावर हाउस में आग का तेजी से फैलना और खतरा बढ़ा रहा था। हालांकि दमकल कर्मियों ने वहां पहुंचकर आग को बुझा लिया, लेकिन ये कैसे भड़की इसका पता नहीं चल सका।
ऑक्सीजन संकट पर इससे बनाने वाली अलग अलग कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। न्यूज 18 की विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई इस मीटिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी, सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के सज्जन जिंदल समेत कई उद्योगपति मौजूद रहे, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त चुनौतियों से जूझने और कम समय में समाधान तलाशने का है। ऐसे में सरकार और ऑक्सीजन निर्माताओं के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। उन्होंने पिछले कुछ हफ्ते में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनियों की तारीफ भी की और आने वाले दिनों में इसकी जरूरतों को देखते हुए पूरी क्षमता के साथ काम करने की अपील की। यूपी के सोनभद्र की एक कोयला खदान में आग लग गई। आग लगने की इस घटना से वहां हड़कंप मच गया और मौके पर काम कर रहे कर्मचारी भाग खड़े हुए। आग और धुएं का गुबार काफी ऊंचाई तक उठता हुआ दिखाई दिया, जिसकी जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। कोयला खदान से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली। तब जाकर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। देश के कई शहरों में ऑक्सीजन संकट गहराने से अस्पतालों में हाहाकार मच गया। कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई अस्पतालों ने अब इलाज के लिए हाथ खड़े कर दिए। वाराणसी से हैरान कर देने वाली ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जहां एक अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई। तमाम कोशिशों के बावजूद जब अस्पताल प्रशासन को इंतजाम नहीं कर सका, तो उसने प्रशासन से कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजने की गुहार लगाई। कुछ मरीज को तो शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का आगे क्या कंटिन्यू वो नहीं क्लियर है, तो बेटर है कि वो पेशेंट जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इलाज है उसमें चले जाए। अस्पताल की इस लाचारी की खबर सुनकर तुरंत ही पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। जो भी पेशेंट यहाँ पे हैं, इनको बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक अस्पताल में भी मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। आरोप है कि इसी वजह से वहां भर्ती 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनके घर वाले वहां हंगामा करने लगे। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव किया, जिससे मामला शांत हो गया। परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है। मरीजों की हालत और परिजनों के गुस्से को देखते हुए पुलिस को तुरंत ही वहां किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम करना पड़ा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हालात बिगड़ने की ऐसी तस्वीरें देश के कई शहरों से सामने आई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया। सुरक्षा बल की गाड़ी को निशाना बनाने के मकसद से आतंकियों ने एक बम को सड़क किनारे लगाया था, जिसे जवानों ने समय रहते बरामद कर लिया। इसके बाद मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसने इस ताकतवर बम को सुनसान जगह पर ले जाकर नष्ट कर दिया। ये बम इतना ताकतवर था कि उसके फटते ही पूरा इलाका थर्रा गया और वहां पर धूल और पत्थर के टुकड़े काफी दूर तक हवा में उछल गए। बम को नष्ट करने से पहले इलाके में आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया था। वेदांता कंपनी के ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जब लोग जान गंवा रहे हैं, तब सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी इसलिए की क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने का विरोध किया और इससे प्रदूषण बढ़ने के साथ 2018 में इस प्लांट के खिलाफ हुए प्रदर्शन का भी हवाला दिया। सरकार की दलील है कि अगर फिर इसे शुरू किया गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वो खुद वेदांता के प्लांट को चालू कर ऑक्सीजन बनाने को तैयार है, जिस पर तमिलनाडु को सोमवार तक जवाब देना है। बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली की। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के मालदा समेत कई इलाकों के लोगों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली की। एक दिन पहले कोरोना संकट पर बैठक की वजह से प्रधानमंत्री ने वहां जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। परिस्थितिवश मेरा बंगाल आना आज संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प में जमकर बमबारी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने बम बरसाने शुरू कर दिए, जिससे इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। इस
हमले के बाद एक मकान की खिड़कियों के शीशे टूट गए, उस घर का सामान बिखर गया, लेकिन बमों की बारिश नहीं रुकी। एक के बाद एक कई बम फेंके गए, वो इलाका बमों की आवाज से थर्रा गया। इसके बाद वहां रहने वाले कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और हमलावरों की घेराबंदी शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही घटना वाली जगह पर कुछ पुलिस वाले भी पहुंच गए और हालात को संभालने की कोशिश की। बताया गया कि वहां 2 दिन पहले हुए चुनाव के बाद से ही हालात तनावपूर्ण थे। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में फरवरी में फटे एक ज्वालामुखी ने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि उसे शांत करने के लिए लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया। 2 महीने से आग उगल रहे इस ज्वालामुखी की वजह से इलाके में फसलें और चारागाह तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। अब लोगों को डर है कि कहीं खौलता लावा उनके घरों को ही न भस्म कर दे, इसलिए वो ज्वालामुखी से रहम की भीख मांगने लगे। सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी के आसपास बसे गांवों के लोग भजन गाते हुए उसके पास जाते दिखे। बड़े तो बड़े, बच्चे तक इस धार्मिक जुलूस में शामिल हुए। कुछ मील का सफर तय करके जैसे ही गांव वाले बहते लावे की धारा के पास पहुंचे, पादरी ने उस पर पवित्र जल छिड़का और लोगों ने ज्वालामुखी से अपने लावे पर लगाम लगाने की प्रार्थना की। ग्वाटेमाला का पकाया ज्वालामुखी वहां का एक बेहद मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन 2 महीने से जारी उसके रौद्र रूप ने अब लोगों को दहशत से भर दिया है। उसका लावा गांवों के बेहद करीब आ चुका है। ऐसे में अब हर बुधवार की दोपहर गांव के लोग ज्वालामुखी तक पालकी निकालते हैं और उसके शांत होने की प्रार्थना करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक के कोविड अस्पताल में हुए गैस लीक कांड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 2 दिन पहले हुई इस घटना में 25 मरीजों की मौत हो गई थी, जब अस्पताल में सिलेंडरों की रिफिलिंग के दौरान अचानक यह हादसा हुआ। तस्वीरों में अस्पताल कर्मचारी ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भरते दिखाई दिए। उस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक ऑक्सीजन गैस लीक हो गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। मुंबई के पास विरार के एक अस्पताल में आग लगने से वहां भर्ती 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बताया गया कि आईसीयू में लगी आग एसी में लगी और इसी के साथ फट गया, जिसके बाद वहां आग भड़क गई और उसने तेजी से फैलते हुए पूरे आईसीयू को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में अस्पताल की खिड़कियों से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। आग लगने की वजह से वहां हाहाकार मच गया। फौरन दमकल को जानकारी दी गई और आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक आईसीयू में भर्ती 13 मरीज काल के गाल में समा चुके थे। आईसीयू में एसी का ब्लास्ट हुआ था। एसी के ब्लास्ट की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग की लपटें आ गई। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वहाँ जगह जगह बुरी तरह झुलसे शव पड़े नजर आए। बताया गया कि हादसे के वक्त वहाँ 90 से ज्यादा कोरोना मरीज भर्ती थे, जिनमें कईयों की हालत तो काफी नाजुक थी। अभी 90 और पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में थे। आग लगने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों की जान बचाई जा सके, इसकी कोशिश शुरू की गई। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आनन फानन में दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराने का इंतजाम किया गया। इसी बीच जिन मरीजों का इस अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनके परिवार वाले और करीबी वहां इकट्ठा हो गए। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनों की जान गंवाई, उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल के बाहर ही हंगामा शुरू कर दिया। अपनों को खोने का दर्द उनके चेहरों पर साफ नजर आया। एक आदमी तो भागकर अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश करता दिखा। बाद में किसी तरह उसे संभाला जा सका। हर तरफ बस मातम और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए वहां पुलिस तक तैनात करनी पड़ी। कुछ देर बाद महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पहुंचे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बहुत ही दुखद घटना है और इसकी तो जांच होगी, चौकसी होगी, इसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई दूसरे नेताओं ने भी दुख जाहिर किया। लेकिन इस घटना ने अस्पतालों में सुरक्षा की पोल एक बार फिर खोल दी। हालांकि हादसे के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, जबकि गंभीर रूप से घायल मरीजों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। मामले की जांच के निर्देश देने के साथ ही जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया, जिसके बाद इस हादसे की जांच क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई। बताया गया कि हादसे के वक्त आईसीयू में ही 17 मरीज भर्ती थे, जिनमें 14 को नहीं बचाया जा सका है, जबकि बाकी लोगों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। लेकिन इस दिल दहलाने वाले हादसे पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान पर घमासान छिड़ गया। इस हादसे में हुई मौत से पूरा देश सन्न रह गया।
लेकिन जब राजेश टोपे से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे नेशनल न्यूज मानने से इनकार कर दिया। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। इस बयान के बाद बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। किस मानसिकता से उन्होंने दिया है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, परंतु ऐसे समय ऐसा बयान देना ये बिल्कुल असंवेदनशीलता का परिचय है। बीजेपी ने अस्पतालों की सुरक्षा की ठीक से जांच न किए जाने के लिए भी सरकार को आड़े हाथों लिया।